हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहल है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जिसमें हम प्रतिदिन टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके समक्ष में और हम उस पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। और आज का जो करंट अफेयर्स, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स है, वो डेली का डोज 11 जून के नाम से आपके सामने उपस्थित है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नों के सिलसिला को शुरू करते हैं। और उससे पहले, जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ क्या करते हैं कि एक मोटिवेशनल कोट्स के द्वारा हम ये जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है आपके सामने, जो आज का कोट ऑफ द डे है, वो है जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो दोस्तों, आप कभी भी मेहनत करने से और कठिनाइयों से कभी आप डरे नहीं, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। तो आप चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, आपका चाहे कितना भी टेस्ट लिया जाए, तो आप संघर्ष से कभी मत घबराओ और पूरी तरह से निष्ठा के साथ और पूरे डट के संघर्ष करो। क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना आप संघर्ष करोगे उतना ही आपका जो उसका फल मिलेगा, आपकी जब जीत होगी तो वो जीत उतनी ही काबिले तारीफ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप देखते हो कि जैसे कि हम सोना को जितना ही तपाते हैं उतना ही उसमें चमक आता है। तो ठीक उसी तरह आप अपने जीवन में जितना संघर्ष करोगे उतनी ही शानदार आपकी जीत होगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम आज क्वेश्चन के सेशंस की तरफ और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, आप सबने सुना होगा ये बिटकॉइन नाम से जो मुद्रा होती है, इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये बिटकॉइन जो है ये एक वर्चुअल, हम बोले तो एक वर्चुअल मनी है। इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। जैसे हम डॉलर की बात करें, रुपए की बात करें, किसी और देश के पैसे की बात करें, येन की बात करें, ठीक है, रूबल की बात करें, दिनार की बात करें, तो इन सब को आप फिजिकली देख सकते हो। लेकिन ये जो बिटकॉइन है ये एक वर्चुअल करेंसी है। इसे आप मतलब डिजिटली, एक आप कहो तो डिजिटल वैलेट के रूप में ये आपके पास रहता है, जो एक डिजिटल मुद्रा है। और इसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन है दुनिया का, ये हमारा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है हमारे सामने। पहला ऑप्शन है अल सल्वाडोर, दूसरा है ग्वाटेमाला, तीसरा है निकारागुआ और चौथा है जमैका। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें तो पहले हम सही उत्तर की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न के बारे में और विशेष हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका सही जवाब है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सेंट्रल अमेरिका में एक देश है। जैसे कि आप अमेरिका का अगर मैप देखे होंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, और बीच में एक तरफ कैरेबियन सी है, राइट साइड में अगर आप मैप देखोगे तो उसमें पता चलेगा, और लेफ्ट साइड में पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन के साइड के तरफ एक सेंट्रल अमेरिका में, जो लैटिन अमेरिका का पार्ट जिसे आप बोलते हो, तो पैसिफिक ओशन के तरफ एक देश है जिसे अल सल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। तो उसने अभी हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने बिटकॉइन को, जो जिसके बारे में मैंने बताया कि ये एक डिजिटल वैलेट है, ये डिजिटल करेंसी है। और अगर हम बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो इसकी वैल्यू इतनी है कि एक बिटकॉइन को अगर हम रुपए में परिवर्तित करें तो वो करीब 27,15,945 रुपये एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो आए दिन जो बिटकॉइन की बात हम करते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे कितना ये फेमस हो चुका है, और इस बिटकॉइन में ये जो ट्रेड होते हैं ये काफ़ी प्रचलन में अब आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो वो आपको याद रखना है, वो है अल सल्वाडोर, जो मध्य अमेरिका का एक देश है। और अभी तक किसी भी देश ने इसे वैध करेंसी के रूप में घोषित नहीं किया था, और अल सल्वाडोर ये एक पहला ऐसा देश बन गया जहां बिटकॉइन को किसी भी सौदे के लिए, आप किसी भी तरह के लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं। अल सल्वाडोर की जो संसद है वो बिटकॉइन को
62 की तुलना में 84 मतों से इसकी मंजूरी दे दी। तो आप यहाँ देखेंगे काफ़ी बड़े मेजोरिटी के साथ बिटकॉइन को मंजूरी दी गई है, जो एक क्रिप्टो करेंसी है, ये डिजिटल वैलेट के रूप में रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में और आईएएस की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, ये ओबिचुअरी सेक्शन से और स्पोर्ट्स सेक्शन से ये प्रश्न आपके सामने है। और इसमें अगर हम बात करें तो एशियाई खेलों में 1998 में जो एशियाई खेल आयोजित किए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था और ये इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर हैं, ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा है टिंकू सिंह, तीसरा है मोहन अग्रवाल और चौथा है प्रमोद सिंह। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है टिंकू सिंह। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये काफ़ी काबिल और प्रख्यात बॉक्सर थे जो भारत का नाम रोशन किए दुनिया में। और इन्होंने एशियाई खेलों में जो 1998 में आयोजित किया गया था उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और अगर हम इनके कैरियर की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने 1998 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्म श्री से इन्हें नवाजा गया था। और टिंकू सिंह ने अपने कैरियर की अगर शुरुआत की बात करें तो उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1997 में अपना इंटरनेशनल बॉक्सिंग डेब्यू किया था। तो फ्रेंड्स, ये एक ओबिचुअरी सेक्शन का है, निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है, ये बॉक्सर का नाम है टिंकू सिंह और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये मणिपुर के रहने वाले थे। तो प्रश्न कभी घुमा के भी पूछा जा सकता है कि टिंकू सिंह के बारे में ना पूछकर उनके स्टेट के बारे में पूछ दिया जाए। और इन्होंने किस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो ये आपको याद रखना है कि 1998 में जो एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे उसमें टिंकू सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अगर आप देखो तो ये एक इंडेक्स की बात की जा रही है, एक रिपोर्ट और सर्वे से जो प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, जो पूछे जाने की परंपरा रही है उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको किसी रिपोर्ट, इंडेक्स या जैसे हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें और भी बहुत तरह के इंडेक्स हैं जिसमें एक रैंकिंग जारी की जाती है। तो ये नेशनल लेवल का इंडेक्स है जो एनीमिया जो डिजीज़ है उससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वह कौन सा स्टेट है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को जो एक एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक का जो रैंकिंग दिया गया था, जो इंडेक्स किया गया था, उसमें जो रिपोर्ट आई थी 2020-21 के लिए, उसमें शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान है। और फ्रेंड्स, ये जो बीमारी का नाम है एनीमिया, इसकी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कॉमन बीमारी है हमारे भारत में, क्योंकि ये जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो इसमें ये बीमारी खासकर अगर देखें तो महिलाओं में पाई जाती है, जिनको आयरन और विटामिन की कमी हो जाती है, शरीर में रेड ब्लड सेल्स की लैकिंग हो जाती है, तो इस बीमारी के चपेट में वो आते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आपको ड्रोजीनेस, ड्रिजलिंग और कमजोरी की एक जो प्रवृत्ति है वो शरीर में डेवलप होती है और उस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो रेड ब्लड सेल की जब कमी हो जाती है तो शरीर में जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो गिर जाता है और इससे इस बीमारी का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इस तरह फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जो एक राष्ट्रीय स्तर की पहल थी 2020-21 के लिए, उसमें वह कौन सा राज्य है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऑबिचुअरी सेक्शन का क्वेश्चन है और ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये बंगाल के ये कौन से पूर्व क्रिकेटर थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है अनिल कुंबले, दूसरा वीवीएस लक्ष्मण, तीसरा मुरली विजय और चौथा रवि बनर्जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको सही आंसर अगर बता दूं तो वो है रवि बनर्जी। रवि बनर्जी जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक लंबी बीमारी के बाद। तो इनके अगर करियर की बात करें हम तो रवि बनर्जी 1969-70 के आसपास और 74 से 75 के बीच बंगाल के लिए इन्होंने 10 प्रथम श्रेणी के मैच खेले हैं। इन्होंने बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है और फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेला है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन थे जो बंगाल से रिलेटेड है और ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनका नाम है रवि बनर्जी। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसमें नाम चेंज कर दिया जाता है और फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हाल ही में हम बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें अगर हम उसके बनावट की बात करें तो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, मतलब आईएएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। तो उनका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, दूसरा राहुल सचदेवा, तीसरा कमल त्यागी और चौथा मोहन कुमार पांडे। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग का जो इलेक्शन कमीशन इंडिया जो एक बॉडी है उसके जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक उसमें होते हैं और 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। तो उसी श्रृंखला में चुनाव आयुक्त के रूप में अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति हाल ही में की गई है। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है। अगर इनके बारे में अगर हम इनके जीवन वृत्त के बारे में हम जानना चाहें तो इनका जन्म पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री इन्होंने हासिल की थी और ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं जो 2019 में ये सेवानिवृत्त हुए और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट इन्होंने संभाला है जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर ये कार्यरत रह चुके हैं। तो ये इनका एक बायोग्राफी हमने डिस्कस किया और आपको याद रखना है कि अनूप चंद्र पांडे को हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, चुनाव आयुक्त के रूप में। जैसा कि मैंने बताया है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर चुनाव आयुक्त के रूप में इसका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चरल बॉडी है उसमें इस तरह की नियुक्ति होती है और इस तरह के पोस्ट होते हैं। तो अभी अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के रूप में की गई है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स ये एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो हमारे सामने है, स्टेट स्पेशल क्वेश्चन जिसमें मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की बात कही जा रही है जो राज्य सरकार ने इस तरह के फॉर्मेट को अभी मंजूरी दी है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा राजस्थान और चौथा बिहार। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान की राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। ये एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न अगर आप देखोगे तो खास करके पीसीएस एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जो मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कृषि उपभोक्ता होते हैं, जिनका पेशा होता है कृषि करना, तो उसमें खेतों की जब सिंचाई करनी होती है तो उसमें बिजली के द्वारा, आजकल मोटर के द्वारा हम खेतों की सिंचाई करते हैं। तो जिनके पास जो मीटर्ड है, जो मीटर पे आधारित बिजली का उपभोग करते हैं जो कृषि उपभोक्ता, उनके लिए प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये का प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में इन्हें दिया जाएगा। तो इससे प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये राज्य सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसमें ऊर्जा के जो इनके, अगर हम बिजली उपभोक्ताओं की बात करें, जो किसान के रूप में जो कृषि उपभोक्ता है और बिजली का उपभोग करते हैं, तो उनके लिए एक राहत की बात है जो राजस्थान सरकार के द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न पीसीएस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। रेटिंग एजेंसी क्राइसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम ये कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वेव देखा 2020 में, और उससे भी भयानक रूप अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो 2021 में अभी भी हम उससे सफ़र कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जस की तस एक स्टैग्नेशन के फेज में आ गई है। और जो भी औद्योगिक गतिविधियां हैं, जो भी हमारे व्यापारिक गतिविधियां हैं, उस पर एक तरह से रोक लग चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी विकास दर में कमी के संकेत दिखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है जिसने फिनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी में एक विकास दर का अनुमान व्यक्त किया है। और इस तरह से और भी संस्थाएं हैं, आप जैसे सुने होंगे, जैसे कि हम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करें, आईएमएफ की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये समय समय पे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक विशेष देश की जो जीडीपी होती है उसके प्रति अपना डेवलपमेंट का प्रोजेक्शन, एक अनुमान व्यक्त करते हैं कि उनकी जीडीपी में कितनी गिरावट या कितनी बढ़ोतरी होगी। तो उसी क्रम में ये क्राइसिल के द्वारा, जो एक रेटिंग एजेंसी है, क्राइसिल के द्वारा 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी में अनुमान जो है वो 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, ये हमें देखना है, ये हमें पता लगाना है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने। पहला ऑप्शन है 7.5%, दूसरा है 6.5%, तीसरा है 8.5% और चौथा है 9.5%। तो इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, तो वो है 9.5%। 11% से घटाकर 9.5% की कमी इसमें दर्ज की गई है कि 9.5% हो जाएगा। 11% जो पहले का अनुमान था उससे घटाकर 9.5% कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से जो दूसरी लहर का जो प्रकोप हमारे ऊपर पड़ा, उसके कारण निजी खपत और निवेश पर पड़े प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ में ये जो कटौती का अनुमान पेश किया गया है जो 9.5% है। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग रेटिंग एजेंसियां अलग अलग अनुमान अपना व्यक्त करती हैं। तो अगर क्राइसिल के अनुसार पूछा जाए 2021-22 के फिनेंशियल ईयर के लिए, तो आप जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे आप सबको पता है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्रीडिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर आप बाज़ार में खरीदते हो या कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसका व्यापार किया जाता है, तो वो एक्रीडिटेट किया जाता है उसको, उस पर एक निर्धारित मानदंड होते हैं, उसके अधिकृत मानदंड होते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, अगर हम बात करें कि अगर आप कोई अपना घर बना रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कोई पाइप खरीदते हो, पीवीसी पाइप की अगर हम बात करें, या फिर और कोई मटेरियल उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ खरीदते हो, तो उस पे आईएसओ का प्रमाणन
उस पर लिखा होता है कि ISO 9001 2001 ऐसा करके लिखा हुआ आता है। आप सबों ने देखा होगा 14001, अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा उन्हें एक्रीडेट किया जाता है। तो ये विश्व प्रत्यायन दिवस जो वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 9 जून, तीसरा 12 अप्रैल और चौथा 25 मई। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है 9 जून। 9 जून को विश्व एक्रीडिटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि हम पहले की भी सेशंस में हमने ये चर्चा किया है फ्रेंड्स कि अगर हम किसी दिन विशेष की बात करते हैं, किसी डेज की बात करते हैं, तो उस दिन के प्रति एक जागरूकता फैलाई जाती है या फिर उसके संरक्षित करने की, उस विषय वस्तु को संरक्षित करने की बात कही जाती है। तो हर साल 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया जाता है और यह दिवस व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकित करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने प्रत्यायन के बारे में बताया कि एक निर्धारित मानदंड, एक स्टैंडर्ड जो फिक्स होता है वर्ल्ड लेवल पे, उससे संबंधित है ये। और ये अधिकृत एक मान्यता दी जाती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग, जिसे आप इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिशन कोऑपरेशन के नाम से जानते हो, और अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम, ठीक है, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम, ये दो जो संस्था है इनकी ये वैश्विक पहल है कि जो भी कोई वस्तु हो वो एक्रीडेटेड हो, जिससे आपको जो अर्थव्यवस्था में अगर हम व्यापार की बात करते हैं या उपभोक्ताओं की बात करते हैं तो उपभोक्ताओं को एक अधिकृत मानदंड पे खरा उतरा हुआ जो निर्धारित मानदंड है वर्ल्ड लेवल का वो सर्टिफाइड हो, जिससे आपको गुणवत्तापरक चीज़ों की प्राप्ति हो सके। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 9 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स। मई 2021 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली अत्याधुनिक IoT डिवाइस MB-टैग विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आ रहा है जो हाल ही में खोज किया गया है, कोल्ड चेन प्रबंधन। तो कोल्ड चेन प्रबंधन, कोल्ड चेन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? कोल्ड चेन जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई चेन होता है, ठीक है, जहाँ पे ये एक ऐसी डिवाइस डेवलप की गई है जिसे MB-टैग डिवाइस, MB-टैग उसका नाम है, और ये IoT पर आधारित है। IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये IoT डिवाइस है जिसका नाम है MB-टैग और ये कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान दर्ज करने वाली अत्याधुनिक डिवाइस है। तो यहाँ पे कोल्ड चेन का मतलब ये है कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम किसी वस्तु की बात करें, जो कोई सामान है, कोई खाने की वस्तु है या फिर कोई मेडिसिन है, वो अगर काफ़ी समय तक उसको रखना है प्रिजर्व करके और वो ख़राब होने वाली है, तो उसमें इस तरह के जो डिवाइस होते हैं लगा दिए जाते हैं जिससे जो टेम्परेचर होता है उस वस्तु का कि जिस लेवल तक आपको रखना है, अगर उसको ठंडा रखना है -20 डिग्री पे या -40 डिग्री पे या जितना भी उसके हिसाब से जितना निर्धारित किया गया हो, तो उस टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है, ना ये ज़्यादा होने देगा ना ये कम होने देगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आप चाहोगे कोल्ड चेन मैनेजमेंट के थ्रू वो वहाँ पे संरक्षित रहेंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह का डिवाइस किस IIT ने डेवलप किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला है IIT रोपड़, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT खड़गपुर और चौथा है IIT कानपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है फ्रेंड्स, सही आंसर है IIT रोपड़। IIT रोपड़ जो पंजाब में है, रोपड़ आप सबको पता है, वहाँ के जो शोधार्थी थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह का डिवाइस MB-टैग का विकास किया है। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंग और ख़राब होने वाले उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ या डेयरी आदि को सुरक्षित आपूर्ति के लिए यह एक राष्ट्र की अपनी तरह की पहली डिवाइस है। अगर हम भारत में बात करें तो IIT रोपड़ के द्वारा ये IoT पर आधारित जो MB-टैग डिवाइस है जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये भारत में डेवलप अपनी तरह की पहली डिवाइस है।
और अगर हम बात करें तो ये जो डिवाइस एम्बीटेक है ये एक बार चार्ज करने पर पूरे 90 दिन की अवधि तक किसी भी टाइम जोन में -40 से +80 डिग्री तक के वातावरण में निरंतर तापमान दर्ज कराती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी टाइम जोन का मतलब ये होता है कि आप अगर इंडिया की बात करो या फिर रसिया की बात करो या फिर अमेरिका की बात करो या फिर कनाडा की बात करो, किसी भी टाइम जोन में अगर आप ट्रेवल करते हो तो ये -40 से लेके +80 डिग्री तक ये तापमान को मेंटेन रखने का काम करता है। और इसकी जो सुविधाएं हैं वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि अगर हम मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें तो ये वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंग, खराब होने वाले खाद्य पदार्थ, ठीक है, इन सबको प्रिजर्व करने में इसकी महती भूमिका है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो डिवाइस एम्बीटेक का आविष्कार किया गया है, इसको डेवलप किया गया है, वो IIT रोपड़ के द्वारा किया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि मंत्रालय 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है जो 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। तो विकल्प जो आपके सामने दिए गए हैं, इन 9 देशों में से वो कौन सा देश है जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बहरीन, तीसरा कुवैत और चौथा बांग्लादेश। तो पहले हम इसके सही उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो ये जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को इससे अलग रखा गया है जहां हम महिला और चाइल्ड और वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई है, घोषणा की गई है कि ये 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। ये एक तरह का सेंटर है जो 9 देशों में खोलने की बात कही जा रही है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये वन स्टॉप सेंटर क्या है तो इसके बारे में आप जान लो कि वर्ल्ड लेवल पर आए दिन आप देखते हो कि महिलाओं के प्रति, ठीक है, या चाहे वो निजी स्थान हो या सार्वजनिक स्थान हो, तो वहाँ पे महिलाओं को एक तरह से शोषण किया जाता है और उनके प्रति हिंसा की भावना जो दिखाई जाती है वो, अगर हम इन 9 देशों की बात करें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ये शामिल हैं। इसमें कुछ खाड़ी देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और सिंगापुर शामिल है और कनाडा शामिल है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इन सब देशों में हमेशा ये देखा जाता है कि महिलाओं को, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ से काफ़ी संख्या में महिलाएं भी दूसरे देशों में अगर काम करने के सेंस से जाती हैं कि वर्किंग वुमेन के रूप में, अगर कहीं नर्स के रूप में, कहीं पे नैनी के रूप में या फिर अलग अलग जगहों पे जो महिलाएं हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करती हैं, तो वहाँ पे उनके प्रति जो हिंसा की भावना होती है, उनका महिलाओं के प्रति जो शोषण का व्यवहार होता है, तो उसे रोकने के लिए एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की बात यहाँ पे की जा रही है कि एक ऐसा स्थान फिक्स किया जाए जहाँ पे अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को शोषण किया जा रहा है, तो वो वहाँ जाकर अपनी बात कहेगा और उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स सॉरी, इस तरह की योजना जो है वो 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो वन स्टॉप सेंटर है ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत इस तरह की योजना की शुरुआत की गई है। और एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस योजना को निर्भया कोष द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अब सबको याद होगा वो जो एक बदनुमा धब्बा है जो हमारे समाज के ऊपर, जो निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली में, निर्भया जो लड़की, जो उसका एक आभासी नाम निर्भया हम बताते हैं, तो वो जो गैंग रेप हुआ था उसके साथ, तो उसके लिए कोष का एक फंड रेजर के लिए एक कोष बनाया गया था। तो निर्भया कोष जो बनाई गई थी वो भी इस योजना को एक वित्त पोषण का काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि इस योजना में जो 9 देश हैं उसके नाम हमने अभी देखा है। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन है, कनाडा है, कुवैत है, मतलब खाड़ी देश है, और सऊदी अरेबिया और UAE, ये सारे देश हैं। इसका
तो इन 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात की जा रही है और इसका उद्देश्य क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के जो हित हैं उसके हितों की अनदेखी न हो, उनके प्रति किसी तरह का हिंसक व्यवहार या उनका शोषण न हो, उसको रोकने के लिए, इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए इस वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो वनडेज के एग्जाम्स हो या फिर पीसीएस के एग्जाम्स हो या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स हो, इन सब एग्जाम्स में समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगा करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। तो आप लोगों ने काफ़ी इस सेशन को एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में वर्धन किया होगा। तो इसी तरह से हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए कि हम एग्ज़ाम वॉरियर परिवार में सदस्यों की बढ़ोतरी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़े और वो लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, और इसमें जब ये वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाया करेगा, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए टॉप 10 क्वेश्चन के साथ और डेली के डोज एक नए रूप में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।